दोस्तों एक बार फिर से जय भगवान जाटव जी मेरे साथ हैं और जिस तरीके से हालात अभी वर्तमान में हैं देश के लगातार कोविड के भी मामले हैं और आज हम बात करेंगे कि देश में चुनाव फेयर चुनाव कैसे करवाए जाएं, क्या कहेंगे किस तरीके के चुनाव पर जो प्रक्रिया हो वो किस तरीके की होनी चाहिए देश में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ विकास जी, इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं इनके ऊपर किसी का कोई विश्वास नहीं रहा और ये अविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के अंदर कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देश के प्रधानमंत्री एक छोटे छोटे चुनाव में जाएं, ये कोई ईमानदारी की बात नहीं। चुनाव होते हैं दो पार्टियों के बीच में, दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, चार पार्टियां लड़ रही हैं, छः लड़ रही हैं, जो भी पार्टियां लड़ रही हैं वो चुनाव लड़े। इसमें चुनाव में कोई भी आदमी जो संवैधानिक पद पर आसीन हो वो किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता, उसका कोई पोस्टर नहीं लग सकता, उसका कोई फोटो नहीं लग सकता, कोई बैनर नहीं टंग सकता। जो भी चुनाव हो वो निष्पक्ष पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह और अपना प्रचार प्रसार करे। उसमें कोई मुख्यमंत्री जाए, कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई मंत्री जाए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है। जो पर संवैधानिक पद पर बैठा है वो आदमी चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। कोई भी ऐसा आदमी जो जिसने संविधान की शपथ ली है और वो संवैधानिक पद पर बैठा है वो बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। दूसरा मुद्दा मेरा है कि लोगों में जो विश्वास नहीं रहा और लोग बार बार चारों तरफ से पूरे देश में मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर पर हो, तो फिर ये किसके कहने से चुनाव हो रहे हैं? ये मशीन से, ये ईवीएम से चुनाव तुरंत बंद होना चाहिए। वोटिंग जो हो वो बैलेट पेपर पर हो, लोगों को अपना पता रहे मैंने कहाँ वोट दिया है। और बीजेपी तो कहती है हम तो निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। यदि निष्पक्ष है तो आपको चिंता क्या है? आप डरते क्यों हैं? आपकी सत्ता है, आप प्रस्ताव पास करिए और कहिए कि बैलेट के ऊपर पेपर होगा। यदि किसी तरह का उनको ये शक है तो मैं कहता हूँ दोनों प्रणाली अपना लीजिए। वहाँ हर बूथ के ऊपर वोटिंग सिस्टम भी करा लीजिए, बैलेट पेपर भी रख दीजिए। जो लोग बैलेट पेपर पर वोट देना चाहें वो बैलेट पेपर पर दे दे, जो मशीन पर देना चाहे वो मशीन पर दे दे। दोनों की काउंटिंग हो जाए, ये सबसे अच्छा तरीका निकल सकता है। यदि आप मशीन नहीं हटाना चाहते तो बैलेट पेपर भी दे दीजिए। वहाँ चुनाव में जो लोग बैलेट पर देना चाहे बैलेट पेपर के ऊपर निशान लगा दीजिए, जो लोग मशीन पर डालना चाहे मशीन पर डाल दें। तो बहुत सा अच्छा ये हो सकता है। तो ईवीएम बिल्कुल हटनी चाहिए। यदि ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है तो जो लोग कहते हैं कि भाई हमें शक है तो उनको बैलेट पेपर पर दे दीजिए, वो वहाँ बैलेट पेपर पर डाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। दूसरा मेरा इनका ये कहने का है, जो सरकार केंद्र की बनती है, केंद्र की सरकार में कोई भी मिनिस्टर राज्यसभा से नहीं जाना चाहिए। जो भी सांसद बनेगा वो लोकसभा का हो, लोकसभा से ही कैबिनेट बननी चाहिए। किसी भी हालत में कोई भी राज्यसभा का एमपी केंद्र की सरकार में शामिल नहीं हो सकता। ये इनको प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी लोकसभा से नहीं जीत सकते उनको राज्यसभा से ले आते हैं। ये क्या बात हुई? जो अपने क्षेत्र में वोट नहीं ले सकता, नहीं जीत सकता, उस आदमी को तुम राज्यसभा से ला करके मिनिस्टर बनाते हो। आज की तारीख में ऐसे देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो लोकसभा हारे और वो सब राज्यसभा से आकर के दूसरे रास्ते सब लोग मंत्री बने हुए। ये गलत है। कोई भी राज्यसभा का सांसद जो सरकार बने, जो मंत्री परिषद बने, उस मंत्री परिषद में केवल लोकसभा के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, वही आदमी जा सकते हैं। तीसरा मेरा ये कहने का है, जो सांसदों को सांसद निधि, विधायकों को विधायक निधि दी जाती है वो तुरंत ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। वो सिवाय भ्रष्टाचार बढ़ता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब एमपी एमएलए अपने क्षेत्र में काम करना चाहे तो वो डीएम को चिट्ठी दे, बताए कि भाई मेरे क्षेत्र में ये काम कराइए। वो ओपनली काम होना चाहिए और उसके टेंडर होने चाहिए।
किसी के पास भी, किसी भी सांसद के पास या विधायक के पास ये अधिकार नहीं हो सकता कि वो कोई कंपनी तय कर दे भाई यही मेरा काम करेगी क्षेत्र का। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने का एक पहला तरीका यही है कि यदि इसमें भ्रष्टाचार रुक जाए तो मामला बन सकता है। तीसरी बात यह है कि जो अभी नियम है कि एक एमपी सांसद यदि चुनाव लड़ता है तो 75 लाख तक खर्च कर सकता है। ये बताइए, गरीब आदमी, ईमानदार आदमी तो कभी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ये कौन सी बात हुई? इसलिए मेरी ये मांग है सरकार से और चुनाव आयोग से कि इस चुनाव खर्च को घटा करके इसको बजाय 75 लाख को इसको 12 लाख लाइए। 12 लाख रुपए में चुनाव लड़िए लोकसभा का, और जो विधायक है वो 5 लाख रुपए में चुनाव लड़ेगा। इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए। यदि कोई इससे ज़्यादा खर्चा करता है तो उस आदमी का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। और अगला मेरा पॉइंट है कि जो सांसद 50+1 वोट से कम लाता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनी थी, वो इन्होंने कूड़ेदान में डाल दी। यदि उसको ये पार्लियामेंट हाउस में रख करके उसकी बात भी तो मानते। उसमें कम से कम 30-40 जजों ने भाग लेकर के उसको बनाया है। वो कमेटी ने रिपोर्ट दी है। क्यों नहीं उसके ऊपर बहस होती? क्यों नहीं पार्लियामेंट हाउस में रखी जाती? उसमें कहा गया है कि वही आदमी लोकसभा में जा सकता है जिसको 50% वोट से ज़्यादा मिले हो। हर आदमी चुन जाए, 30% पे 35% पे वोट जाते हैं, जबकि 65% 70% आदमी उसके खिलाफ है। वो आदमी कैसे सांसद बन जाता है, कैसे विधायक बन जाता है? नहीं बनना चाहिए। वो ही सांसद चुना जाएगा जिसको 50%+1 वोट मिला हो। इसलिए इसमें दो बातें हो सकती है। वो कहेंगे यदि 12 आदमी चुनाव लड़ रहे, किसी को भी नहीं मिला, तो जो ऊपर के टॉप के 2 आदमी हैं जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, ऊपर के 2 आदमी हैं, उन 2 का दोबारा चुनाव 10 दिन के अंदर 10वें दिन उनका चुनाव दोबारा कराना चाहिए। ऊपर के 2 आदमी चुनाव लड़ेंगे, उनमें से जो भी 50% से ऊपर वोट ले आएगा वो चुनाव जीता हुआ कैंडिडेट कहलाएगा। इसलिए इसमें ये कहना कि भाई ये लागू कर रखा है कि 30%, 28%, 35% पर यदि वोट जीत के जाता है तो जीता हुआ कैंडिडेट, वो कहाँ जीता हुआ कैंडिडेट है? उसके खिलाफ 70% आदमी हैं। 70% जब उसके खिलाफ आदमी हैं तो वो जीता हुआ कैसे हुआ? लेकिन हमारी व्यवस्था थोड़ी इसमें सुधार करने की जरूरत है। इसमें सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। तीसरा ये है कि जो सांसद बनने के बाद और वो पार्टी बदल करता है, उस आदमी को 10 साल के लिए चुनाव के ऊपर बैन लगाना चाहिए। जो आदमी किसी एक दल से, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, वो भी यदि किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसको भी 10 साल का बैन होना चाहिए। कोई भी आदमी जो लोकसभा से चुन के गया है या विधानसभा में चुन के गया है, वो आदमी जो चुन के गया है वो दल बदल नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने, जनता ने किसी पार्टी विशेष के नाम से उनको जिताया है। वो पार्टी बदल जाए तो सिद्धांत बदल गए। तो जिस जनता ने जो चुन के भेजा है उसको उसी पार्टी में रहना होगा जब तक वो 5 साल पूरा ना कर ले। उसके बाद वो जा सकता है। यदि बीच में जाएगा, छोड़ेगा और वो दूसरा है, तो उसके लिए 10 साल का चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं लड़ सकता। तीसरी ये है कि जनता के पास चुन के भेज दिया, वो फिर चाहे हाउस में बोले, बात करे ना करे, समाज की समस्या उठाए या ना, पब्लिक को किसी भी सांसद या विधायक को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। वो रिकॉल द सांसद और विधायक, जनता को कुछ % तय कर दिया जाए कि यदि उस क्षेत्र के जहाँ से वो चुन के गया है, यदि वहाँ के 20% आदमी उसके खिलाफ ये कहते हैं कि भाई नहीं, इस आदमी को वापस बुलाओ, तो जनता को ये पावर होनी चाहिए कि वो अपने चुने गए एमपी को, एमएलए को वापस बुला सके। ये मेरा अगला सवाल इसके बाद है। मैंने बताया जो आदमी रिकॉल का मैंने आपको बताई दिया। तीसरा मेरा दूसरी ये है कि जब भी कोई भी बिल आए लोकसभा में,
किसी तरह का कोई भी बिल आए उसके ऊपर कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। हमने जिस ईमानदारी के साथ किसी ईमानदार एमपी को चुन के भेजा है और वो पार्टी बंधन में बंद करके कहे कि भाई मेरे ऊपर व्हिप जारी हो गया, मुझे तो मेरी तो सदस्यता खत्म हो जाएगी, दैट इज रॉन्ग। आदमी जो जिस हिसाब का है वो चाहता है बिल को समर्थन करे, वो ना करे, चाहे वो पार्टी का हो, कोई भी पार्टी कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता। आदमी को पूरी छूट होनी चाहिए कि वो जिस भी दल को जिस भी बिल पे चाहे हाँ करे, जिस भी बिल पे ना करे। वो यदि जनहित में है तो उस पर वोट दे, जो जनहित में नहीं समझता है उसको बिल पर नेगेटिव वोट दे सकता है, उसके विरोध में दे सकता है। तीसरा ये है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी गुंडे बदमाश जिसको 3 साल की सज़ा का केस रजिस्टर्ड है या 3 साल की सज़ा हो सकती है या 3 साल की सज़ा काट चुका है, ऐसे किसी भी आदमी को चुनाव के लिए अयोग्य करार देना चाहिए। वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता जिसका के कोर्ट में, चाहे वो अपील में पेंडिंग हो चाहे कहीं भी पेंडिंग हो, जिसको ऐसी धाराओं में केस रजिस्टर्ड है जिसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है। देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ जनता यहाँ है, आदमी लड़ने वालों की कमी नहीं है। ऐसे किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले आदमी को कोई भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो उसको टिकट नहीं मिलेगा। ये प्रावधान हमारे चुनाव उसमें मैनिफेस्टो में तो होना ही चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी इसके लिए तय कर देना चाहिए कि वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा मेरा इसमें ये एक नया पॉइंट है, जो इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लोगों के घर रोटी नहीं है और बहुत दिक्कत है, किसानों को जैसे आंदोलन कर रहे हैं उनको उनका मूल्य मिले। मेरा ये कहना है कि इस देश में 200 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं, सभी मतलब नोट, चाहे 500 का नोट हो, 1000 का नोट हो, 2000 का नोट हो, सब बंद होने चाहिए। 200 रुपये से ऊपर का कोई नोट नहीं चलना चाहिए, उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। तो इससे भ्रष्टाचार भी मिटेगा, महंगाई भी रुकेगी। इतने नोट जो घरों में इकट्ठे लोग कर लेते हैं चुनाव के लिए, एक आदमी 50-50 करोड़ रुपए तक खर्च करता है चुनाव में, वो उसके ऊपर बैन लगेगा। और जो आदमी भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाए, कोई सांसद पकड़ा जाए, तो जो सज़ा सबके लिए मुकर्रर है, किसी भी सांसद या एमएलए को डबल सज़ा होनी चाहिए। इसमें भी जो सांसद अपने टेन्योर में यदि कहीं कोई किसी लेडी के साथ रेप करता हुआ पकड़ा जाए या किसी के साथ कोई भी इस तरह का दुर्व्यवहार या उस तरह का कोई मर्डर केस लागू हो जाए जो उसमें शामिल हो, उस आदमी को डबल सज़ा होनी चाहिए। सांसद जो आदमी इतनी जिम्मेवारी पद पर बैठा है, उस आदमी को डबल सज़ा होनी चाहिए। ये इसके साथ मेरा मुद्दे और बहुत हैं, अभी ये टाइम इसमें ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं ये पहले मुद्दे आपके सामने लगाया। अगला दूसरा जो एपिसोड होगा उसमें मैं बाकी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोग मेरी इस कैसेट को पूरे देश में हर जनता के सामने इसको भेजने का कष्ट करें, जो देखें इसका प्रचार प्रसार करके और सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि वो इन चीज़ों को लागू करें। अगली कड़ी में मैं पूरा दूसरा सारा जो बाकी बातें हैं वो आपके सामने रखूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।